मैंने हजारों लोगों के रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सुनी है, उनके रिलेशन को समझने की कोशिश की है और मैं सरप्राइज हूँ। ज़्यादातर लोगों के रिलेशनशिप में मेन एक ही प्रॉब्लम होती है। रिलेशन बनता है, शुरुआत में पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार करता है और एक टाइम के बाद पार्टनर बदलने लगता है। बस यही प्रॉब्लम है। लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि लोग उनके साथ रिलेशन बनाते क्यों है और क्यों एक टाइम के बाद उनको छोड़ के चले जाते हैं। अगर आप सिर्फ इतना समझ लेते हो कि लोग आपके साथ रिलेशन बनाते क्यों है, अगर आपने इतना भी समझ लिया तो भी कोई आपको छोड़ के नहीं जाएगा। बहुत ही सिंपल बात है, जब तक आपका पार्टनर आपके साथ अपने टाइम को एंजॉय कर पाएगा वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, और जब वो आपके साथ बोर होने लगेगा वो आपको इग्नोर कर सकता है और आपको छोड़ के भी जा सकता है। अगर रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर को बोर नहीं करते तो आपके पार्टनर को आपसे दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो में आप ये सीख कर जाओगे। रिलेशनशिप के बारे में अब तक मैंने 3 चीजें सीखी है। नंबर 1, जब कोई आपके साथ रिलेशन बनाता है तो कहीं ना कहीं उनका आपके साथ एक पर्पज पूरा हो सकता है, और उनका वो पर्पज ये होता है कि वो आपके साथ अपना एक अच्छा टाइम एंजॉय करना चाहते हैं। नंबर 2, जब कोई आपको इग्नोर करने लगता है या छोड़ के जाता है तो कहीं ना कहीं उनका वो पर्पज आपके साथ पूरा नहीं हो रहा होता है, और कहीं ना कहीं वो आपसे इरिटेट और बोर होने लगे होते हैं। एंड नंबर 3, जिन लोगों के रिलेशन काफ़ी टाइम से अच्छे चल रहे होते हैं उन लोगों के रिलेशन में ये खासियत होती है कि बहुत ज़्यादा टाइम होने के बाद भी वो लोग एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर पा रहे होते हैं। अब इस वीडियो के लिए मुझे 2 चीज़ों के बारे में डिटेल रिसर्च करना था। पहली चीज़ तो ये कि रिलेशनशिप में वो कौन से कारण हैं जिसके कारण पार्टनर का इंटरेस्ट हम में से कम हो जाता है, एंड दूसरी चीज़ वो कि रिलेशनशिप में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके कारण पार्टनर के इंटरेस्ट को हम बढ़ा सकें। मैंने सबसे पहले उन रीजंस के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया जिसके कारण रिलेशनशिप में पार्टनर बोर हो जाता है। इस रिसर्च में मेरा सबसे पहले ध्यान गया हैबिटेशन इफेक्ट के ऊपर। हैबिटेशन इफेक्ट को सबसे पहले रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पाव्लोव ने इंट्रोड्यूस किया था। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मान लीजिए कि आप किसी हॉस्टल में रहने जा रहे हो और वो हॉस्टल किसी रेलवे स्टेशन के बहुत ही नज़दीक है, तो शुरुआत के दिनों में ट्रेन की वो बड़ी बड़ी आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, लेकिन एक टाइम के बाद आपको उन आवाज़ की इतनी ज़्यादा हैबिट हो जाएगी कि आपको कुछ फील नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आपका कोई दोस्त आपको वहाँ पर मिलने आएगा तो वो सबसे पहले यही कहेगा कि यार इतने शोर शराबे में तुम लोग कैसे रहते हो, नींद कैसे आती है भाई। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा आदत लग गई है, हैबिट हो गई है, इसलिए वो चीज़ ना तो आपको परेशान कर सकती है और ना ही आपके अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकती है। कि जब हमें किसी चीज़ की आदत लग जाती है तो उसके कारण जो हमें चिड़चिड़ापन हो सकता है या उसके कारण जो हमारे अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट होती है वो एक टाइम के बाद एक्साइटमेंट क्रिएट होनी बंद हो जाती है। एंड रिलेशनशिप में क्या होता है, जब शुरुआत में आप आपके पार्टनर को बहुत प्यार करते हो, केयर करते हो, एफर्ट लगाते हो, तो उनके अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट होती है आपका प्यार देखकर, आपकी केयर देखकर। लेकिन एक टाइम के बाद जब उनको आपके प्यार की, आपके केयर की बहुत ज़्यादा हैबिट लग जाती है तो आपका प्यार, आपकी एफर्ट, आपका केयर उनके अंदर कोई एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं कर सकती। जब आपके पार्टनर को आपके प्यार की इस हद तक हैबिट लग जाती है तो उसका क्या रिएक्शन आपको अपने रिलेशन में देखने को मिल सकता है। सबसे पहली चीज, आपके पार्टनर का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। छोटी छोटी बातों के ऊपर वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, जो अभी शुरुआत में वो छोटी छोटी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्ट करेंगे। दूसरी चीज, पार्टनर के अंदर आपके लिए जो उनकी एम्पैथी पहले थी वो खत्म हो जाती है। पहले आपके पार्टनर हो सकता है कि छोटी छोटी चीजों में आपके दुखी होने से वो दुखी हो जाते थे, आपके खुश होने से वो खुश हो जाते थे, लेकिन अब उनको आपके सुख या दुख से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। एंड तीसरी चीज, उनका कम्युनिकेशन उनकी तरफ से काफी वीक हो जाएगा, उनको मन ही नहीं करेगा आपके साथ इतनी ज्यादा बातें करने का। अगर हैबिटेशन इफेक्ट अगर आपको अपने रिलेशन में देखने को मिलता है तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हो। नंबर 1, प्यार और केयर की बिना मांगे नदियां बहाना बंद करो। आपके पार्टनर को भी टाइम दो ये फील होने के लिए कि भाई उसको भी आपके प्यार की जरूरत है। बिना मांगे इतना ज्यादा प्यार देना सबसे पहले तो बंद करो। दूसरी चीज, आपके पार्टनर को ना तो बहुत ज्यादा टाइम दो और ना ही बहुत ज्यादा अवॉइड करो। बट हाँ, कभी कभी आपको ब्रेक लेने चाहिए और कभी कभी आपके पार्टनर को थोड़ा टाइम मिलना चाहिए आपको मिस करने का,
हमेशा उसके आसपास या उनके साथ कनेक्ट नहीं रहना चाहिए। नंबर 3, अपनी पर्सनल लाइफ में एक्टिव रहिए। जितना ज़्यादा आप खुश होंगे और जितना ज़्यादा आप अपनी पर्सनल लाइफ में एक्टिव होंगे, इतनी ज़्यादा चीज़ें होंगी आपके पास एक्सप्रेस करने के लिए उस रिलेशन में और पार्टनर के साथ शेयर करने के लिए, जिससे आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में बढ़ता है। नंबर 4, अच्छे स्टोरी टेलर बनो। अपनी बातों को इस तरह से कहो कि आपके पार्टनर का वहां पर फोकस बन पाए, वो आपकी बातों में, वो आपकी स्टोरी में खो सके। नंबर 5, ब्लेम और आर्ग्यूमेंट करने से बचिए। जब आप दोनों साथ में होते तो आपको देखना चाहिए कि आपके पार्टनर के साथ हो सके उतना आपका झगड़ा टल जाए और आपका पार्टनर आपके साथ बात करके उस कन्वर्जेशन को या उस टाइम को एंजॉय करना चाहिए, ना कि बोर होना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 2, कंप्लेसेंसी इफेक्ट। 1988 में जैक ब्रेहम ने कंप्लेसेंसी इफेक्ट के बारे में सबसे पहले बात की थी। इस घटना में इंसान एक सर्टेन लेवल पर पहुंचने के बाद उस सिचुएशन के साथ इतना ज्यादा कंफर्ट हो जाता है कि आगे ग्रो करने के लिए वो कोई एफर्ट ही नहीं लगाता, क्योंकि उस इंसान के पास एफर्ट लगाने का और ग्रो करने का मोटिवेशन एकदम खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, आज कोई इंसान अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहा है, उसकी लाइफ में वो पहली बार बिजनेस कर रहा है तो बड़े बड़े सपने देखेगा कि $1 बिलियन वो कमाएगा। वो छोटे मोटे पैसे की बात ही नहीं करेगा। अब वो इंसान शुरुआत करता है, बहुत मेहनत करता है और एक टाइम के बाद वो अपने बिजनेस से 4 या 5 लाख इतने अच्छे पैसे कमा रहा है। बट उस सिचुएशन में आकर हो सकता है कि वो वहां पर कंफर्ट फील करने लगे। बट जो पहले वो सोच रहा था कि $1 मिलियन कमाएंगे, बट अब वो $1 मिलियन कमाने का मोटिवेशन उनको फील नहीं हो रहा। अब उस इंसान के अंदर $1 मिलियन कमाने का वो मोटिवेशन क्यों नहीं था? पहले क्यों था? क्योंकि आज उसके पास जितनी उसकी जरूरत है उससे ज्यादा पैसे हैं, उसको पैसों की तंगी नहीं है। जब किसी चीज की हमें तंगी फील होती है, जब किसी चीज की हमें बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती है, तो उसको पाने का हमारे अंदर से हम मोटिवेशन फील करते हैं। लेकिन जब वही चीज हमें जरूरत से ज्यादा मिलती है, तब हम उस सिचुएशन के साथ इतने ज्यादा कंफर्ट फील करने लगते हैं कि उसको और बढ़ाने के लिए हमें मोटिवेशन फील ही नहीं होता। और रिलेशन में यही होता है आपके साथ। जब आपके पार्टनर को जरूरत से ज्यादा प्यार मिलने लगता है, तब वो आपके प्यार के साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्ट हो जाता है और आपको खुश करने के लिए, आपको प्यार करने के लिए वो एफर्ट नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि जब उनको नीड थी, जब शुरुआत थी, तो $1 मिलियन के जो बिजनेसमैन सपने देखता था, तो वो भी यही सोचता था कि आपके लिए क्या क्या करेंगे। बट उनकी जरूरत बहुत छोटी थी, थोड़े से आपके प्यार से वो खुश हो गया और अब उन्हें आपके प्यार की नीड या आपके प्यार की तंगी, आपके प्यार के लिए उनको बिल्कुल भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको जितना चाहिए उससे आप उन्हें ज्यादा दे रहे हो। अब ये कंप्लेसेंसी फैक्टर का आपके रिलेशन के ऊपर क्या असर हो सकता है, आप कैसे देख सकते हो? सबसे पहली चीज, लैक ऑफ एफर्ट। आप देखोगे कि आपका पार्टनर बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करेगा। आप बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप उनके साथ हो, आप छोड़ने की धमकी देते हो, वो कहेगा कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई एफर्ट ही नहीं करता। दूसरी चीज, डिस्कनेक्टेड। वो इंसान इमोशनली आपसे डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने कहा ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके साथ अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, कुछ हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, उसका ध्यान ही नहीं है, उसका फोकस ही नहीं है। तीसरी चीज, आपकी उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि सामने वाले इंसान को आपके साथ बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। चौथी चीज, वो इंसान आपको ग्रांटेड लेने लगेगा। वो जो आपके लिए एक टाइम पर बहुत एफर्ट करता था, वो इंसान आज आपको ही ग्रांटेड ले सकता है। एंड आपको अपने पार्टनर के ऊपर डाउट भी होने लगेगा कि यार ये इंसान ऐसा कर रहा है, इसका हो सकता है किसी और के साथ अफेयर भी हो। पांचवी चीज, लेक ऑफ एप्रिसिएशन। वो आपके बारे में पॉजिटिव बातें नहीं करेगा, जो पहले बहुत करता था। बट हाँ, वो आपके बारे में डेफिनेटली कुछ बुरी बातें करेगा, आपकी गलतियां निकालेगा। एंड छठी चीज, हाँ, आपका पार्टनर आपको चीट भी कर सकता है। ऐसा होने के बाद, जब उनका पूरी तरह से आपके साथ डिस्कनेक्ट हो जाने के बाद, वो आपको चीट भी कर सकता है। अब ये कंप्लेसेंसी इफेक्ट के कारण रिलेशन में होने वाले इस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन कैसे कर सकते हो? इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने इसके बारे में पहले भी बहुत बार बताया है कि पार्टनर के अंदर आपके प्यार की भूख को मरने मत दीजिए। पार्टनर जब आपके प्यार को पाने के लिए एफर्ट करता है, उसके बाद आपको उनको प्यार देना चाहिए, बिना एफर्ट का। और बहुत ज्यादा प्यार नहीं देना चाहिए, नहीं तो इस तरह से वो आपके प्यार से सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब बात करेंगे तीसरे रीजन के बारे में, ब्लेम ट्रिगर्स डिफेंसिवनेस। जब हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करने लगता है, तब हमें उनके साथ आर्ग्यूमेंट और उन्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पार्टनर हमसे और भी ज्यादा दूर होने लगता है।
अटैचमेंट थियरी के हिसाब से रिसर्च ऑन अटैचमेंट स्टाइल सजेस्ट दैट व्हेन वी आर्ग्यू और ब्लेम आवर पार्टनर इट कैन लीड टू अ डिक्रीज इन द अफेक्शन एंड लव ड्यू टू सम फैक्टर। तो यहाँ पर अटैचमेंट थियरी का ये है कि जब हम पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं, उन्हें ब्लेम करते हैं, तो उनका अफेक्शन और प्यार हमारे लिए कम होने लगता है ड्यू टू सम फैक्टर। तो वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं, वो कौन से कारण हैं जिसके कारण ऐसा होने लगता है। नंबर 1, डिफेंसिवनेस। जब हम पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट या ब्लेम करेंगे तो सबसे पहले वो अपने आप को डिफेंस करने के बारे में सोचेगा कि नहीं, ये मेरे कारण नहीं हो रहा है, मेरी कोई गलती यहाँ पर नहीं है। उसका पूरा फोकस अपने आप को डिफेंस करने पे चला जाएगा। रिलेशन को सही करना या ऐसा करने से और चीजें खराब होगी उसकी वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा। नंबर 2, इमोशनल विड्रॉल। जब हम पार्टनर के साथ ब्लेम और आर्ग्यूमेंट करते हैं तो वो हमारे साथ इमोशनली डिस्कनेक्ट होते हैं और उन्हें हमारी नीड भी फील होना बंद हो जाती है। नंबर 3, लैक ऑफ सेफ्टी। ब्लेम करने के कारण पार्टनर हमारे साथ अनसेफ फील करता है और प्यार एक्सप्रेस करने की उनकी हमारे लिए भावना वहीं पर मर जाती है। तो ऐसी सिचुएशन बनने के बाद आपको इसका सॉल्यूशन कैसे करना चाहिए? तो आपके रिलेशन में ये ब्लेम ट्रिगर डिफेंसिवनेस कोई नुकसान ना करे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो जब कभी आपका पार्टनर इग्नोर करने लगे तो आपको ब्लेम और आर्ग्यूमेंट तो करना ही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वो कंप्लीटली आपके साथ इमोशनली डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर बेटर ये रहता है कि आप सेल्फ केयर के ऊपर, आप सेल्फ लव के ऊपर फोकस करने लगो। ऐसा करने से आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट बन सकता है। रीजन नंबर 4, आवर फोकस। हम रिलेशनशिप में ज्यादातर बार सिर्फ हमारी नीड के ऊपर ही फोकस करते हैं कि हमारी नीड पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, पार्टनर हमें टाइम दे रहा है या नहीं दे रहा है। पार्टनर टाइम नहीं देता, पार्टनर अगर हमारी फिक्र नहीं करता, तो इन्हीं चीजों को लेकर हम पार्टनर के साथ लड़ने लगते हैं। हालांकि यहाँ पर हमारा फोकस सिर्फ हमारी नीड के ऊपर है, तो हम ब्लेम करेंगे, हम आर्ग्यूमेंट करेंगे और इससे हमारा पार्टनर हमसे परेशान होने लगेगा। जो कि हमारा पार्टनर हमारे साथ रिलेशन में इसलिए आया था ताकि वो हमारे साथ कुछ अच्छे टाइम को एंजॉय कर पाए, बट यहाँ पर हो ये रहा है कि वो हमसे इरिटेट हो रहा है, हमसे परेशान हो रहा है। और ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हम सिर्फ अपनी नीड को देखते हैं, हम सिर्फ अपनी नीड को पूरी करना चाहते हैं और हम सिर्फ समझते भी अपनी नीड को है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कुछ टाइम के लिए आपको ये फोकस ही नहीं करना है कि आपका पार्टनर आपको प्यार कर रहा है, आपको केयर कर रहा है या नहीं करना है। इस बात को कुछ टाइम के लिए भूल ही जाओ कि आपको क्या चाहिए या आपको क्या रिलेशन में नहीं मिल रहा है। और आपको अब सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर फोकस करना है कि जब भी आपका पार्टनर आपके साथ बात करता है, जितनी भी आपका पार्टनर आपके साथ बात करता है, तो आपकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि आपका पार्टनर आपके साथ बात करके खुश होना चाहिए, ना कि इरिटेट होना चाहिए। मतलब आपके पार्टनर को आपके साथ बात करके लगना चाहिए कि यार मजा आ गया, टाइम कहाँ चला गया पता नहीं चला। अगर एक बार आपका पार्टनर आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस फील कर पाएगा तो डेफिनेटली फिर से उनका मन होगा आपके साथ बात करने का। जिस इंसान को आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगेगा वो इंसान आपके साथ दूसरी बार बात क्यों नहीं करेगा? जस्ट इसके बारे में सोचिए। और पहले जो आपका क्वेश्चन था कि आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा, तो हम वहां पर फरियाद करते थे, लेकिन हमें फरियाद नहीं, हमें सिर्फ इंटरेस्टिंग बनना है और पार्टनर अपने आप आपको टाइम देने लगेगा। और उसके बाद अगर आप थोड़े धीरे धीरे अपनी एफर्ट को कम करने लगोगे तो आपका पार्टनर आपके लिए एफर्ट भी लगाने लगेगा। हमें सिर्फ रिलेशन में अपनी नीड नहीं देखनी है कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, मुझे टाइम नहीं दे रहा है। हमें पहले पार्टनर की नीड को समझना है, फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जब आप उनकी नीड को पूरी करते हो ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका पार्टनर आपकी नीड को भी पूरी करने लगता है। दोस्तों, अब तक तो हमने सिर्फ इसके बारे में बात की कि रिलेशन में कौन से रीजन है जिसके कारण पार्टनर का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और पार्टनर हमारे साथ बोर होने लगता है। अब हम इसके बारे में सीखेंगे कि रिलेशन में आप ऐसा क्या कर सकते हो जिसके कारण आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में बढ़ने लगे। क्या ऐसी कोई साइकोलॉजिकल टिप्स है? हाँ जी, बिल्कुल है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। अब गुड न्यूज ये है कि हमारी जो ई बुक है एक साइकोलॉजी ऑफ रिलेशन, उसको अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड की है। तो इस खुशी में अगर आप हमारी साइकोलॉजी ऑफ रिलेशन ई बुक या मेरी लिखी हुई अल्फा मेल ई बुक को डाउनलोड करोगे तो उसके साथ सिर्फ ₹1 एक्स्ट्रा में आपको दूसरी ई बुक भी फ्री मिलेगी। मतलब एक ई बुक खरीदने पे आपको दूसरी ई बुक ऑलमोस्ट फ्री मिलेगी।
प्लस अगर आप जोगल 10 इस कूपन कोड को यूज करोगे तो ऊपर से आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप इस ऑफर का फायदा उठाएं। आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो फिर से लौट आते हैं हमारे इस बात के ऊपर कि भाई रिलेशन में पार्टनर का इंटरेस्ट बनाने के कौन से तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे द विड्रोवल मेथड के बारे में। विड्रोवल मेथड ये एक रिवर्स साइकोलॉजी का पार्ट है। मान लीजिए कि आपका पार्टनर आपके साथ बातचीत करने में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो इस टाइम पर आपको विड्रॉल कर लेना चाहिए। बट इसको एग्जैक्टली यूज कैसे करते हैं? नंबर 1, आपको बातचीत करने की पहल नहीं करनी है। नंबर 2, आपको पेस देना है और खुद को टाइम देना है। एंड नंबर 3, आपको अपनी एक्टिविटीज में फोकस करना है। ऐसा करने से आपका पार्टनर आपके एब्सेंस को फील करेगा, नोटिस कर पाएगा और आपके साथ रिकनेक्ट करने की कोशिश भी करेगा। बट ऐसा होता क्यों है? ये किस तरह से काम करता है? नंबर 1, इंसान को सिर्फ उसकी कदर होती है जो उसके पास नहीं होता। आपके पेस देने से आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू रियलाइज होती है और आपके लिए उनकी डिजायर बढ़ने लगती है। नंबर 2, यहाँ पर आपके पार्टनर को पनिशमेंट फील होती है। उनके इग्नोर करने के बाद भी आप अपने आप को पीछे खींच लेते हो और आप ऐसा करके उनको ये दिखाते हो कि आप उनकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हो, आप उनके सामने फोर्स नहीं करते। नंबर 3, इंकरेज सेल्फ रिफ्लेक्शन। आपके अपने आप को पीछे खींचने के बाद आपके पार्टनर को फील होता है कि भाई वो आपको मिस भी कर सकते हैं। उसके बाद उनको ये फील होगा कि उनको भी आपकी नीड है, क्योंकि अगर आप उनके पास ही खड़े रहते या एफर्ट लगा रहे थे तो कभी भी उनको ये रियलाइज होता ही नहीं। टिप्स नंबर 2, द इंडिफरेंस टेक्निक। इस ट्रिक को यूज करने के लिए आप क्या करते हो कि आपका पार्टनर जिस चीज के लिए, जिस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर आपके साथ बात करता है, आप उनकी उस बात को हल्के में लेते हो, उस बात को उतनी वैल्यू नहीं करते, उस बात के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते। और आपके ऐसे करने से आपका पार्टनर उस चीज के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, आपका पार्टनर आपके साथ बात करते कि देखो हम दोनों साथ में मिलकर ना मूवी देखने जाते हैं। अब आपको मूवी देखने जाने का मन है, इनफैक्ट आपका बहुत ज्यादा मन है, फिर भी आप आपके पार्टनर की उस बात पे ना उतना ध्यान नहीं देते, उतना इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं। एग्जैक्टली यहाँ पर आपको कैसा रिएक्ट करना चाहिए? नंबर 1, आपको ना बहुत ही ठंडा सा रिएक्शन देना चाहिए कि ठीक है, मतलब इतना ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है। नंबर 2, आप ना उसी टाइम पर दूसरे टॉपिक को निकाल दिए, दूसरे किसी चीज के बारे में बात करने लगे। एंड नंबर 3, आप ना मूवी के बारे में उनको कोई क्वेश्चन मत पूछिए कि कब जाना है, कौन सी मूवी है, मतलब इतना ज्यादा आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उस टॉपिक पे, ऐसा शो करिए। जब आप आपके पार्टनर के प्लान के साथ इंडिफरेंस शो करते हो तो उसके बाद आपका पार्टनर आपका रिएक्शन पाने के लिए, उस चीज के ऊपर रिएक्शन पाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपना प्लान आपको डिटेल से बताने लगता है और आपको कन्विंस करने की कोशिश करने लगता है। बट ये कैसे होता है और होगा क्यों? नंबर 1, ह्यूमन सीक रिएक्शन। जब आपने कोई रिएक्ट नहीं दिया तो आपके पार्टनर अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होता, तो वो आपका वैलिडेशन पाने के लिए आपको बार बार उस चीज के बारे में कहेगा और वो एफर्ट लगाएगा। नंबर 2, इट्स अवॉइड टू एग्रीबल। उनकी बात के ऊपर रिएक्ट ना करके इनडायरेक्टली आप उन्हें ये शो करते हो कि आप उनसे इजीली प्रभावित नहीं होते और इसके बाद वो आपको कन्विंस करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं। एंड नंबर 3, सेल्फ प्रमोशन। जब आप उनकी बात पे रिएक्ट नहीं करते तो वो डिटेल से अपने प्लान्स इसलिए बताता है ताकि वो कैसे भी करके आपको अपनी बात के लिए कन्विंस कर पाए। तो वो डिटेल से बताएगा कि क्या मूवी है, कितनी मस्त मूवी है, वगैरह वगैरह। टिप्स नंबर 3, स्कार्सिटी प्रिंसिपल। स्कार्सिटी प्रिंसिपल बेसिकली ये बताता है कि लोगों का उन चीजों के लिए इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा होता है जो दुर्लभ है और जिसे पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अगर बहुत ही आसान भाषा में बताऊं तो अगर आप किसी को सामने से प्यार देने जाओगे तो वो इंसान आपके प्यार को ठुकरा सकता है। मैक्सिमम टाइम उनको आपके प्यार में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन जब आप लोगों को प्यार देने से मना कर देते हो, जब आप उनको प्यार बिल्कुल भी देते ही नहीं, तब वो आपके प्यार को पाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं। उनके अंदर आपके प्यार को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। बहुत सिंपल, जो आसानी से मिल जाता है लोगों के लिए उनकी वैल्यू एक पत्थर के समान है, क्योंकि पत्थर इजीली मिल जाता है, लेकिन जो मुश्किल से मिलता है लोगों की नजरों में वो डायमंड है। बट ऐसा क्यों है और इसके पीछे ऐसे क्या रीजंस है? नंबर 1, परसीव्ड वैल्यू। जब कभी कुछ लिमिटेड होता है तो लोग ऐसा मानने लगता है कि वो ज्यादा वैल्यूएबल और डिजायरेबल है। नंबर 2, एक्सक्लूसिविटी।
जब कुछ मुश्किल है तो उसको पाकर लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील होता है कि उसके पास कुछ खास है, कोई चीज़ या कोई इंसान। नंबर 3, एंटिसिपेशन एंड एक्साइटमेंट। जब कुछ मुश्किल होता है उसको पाने के बाद इंसान को ज़्यादा खुशी और एक्साइटमेंट फील होती है। अब रिलेशनशिप में आप स्कार्सिटी प्रिंसिपल का यूज कैसे कर सकते हो? कम अवेलेबल रहकर, खुद को ज्यादा प्रायोरिटी देकर और खुद को ज्यादा बिजी रखकर। आपके पार्टनर के लिए हमेशा आपके साथ बात करना और आपको मिलना इतना ज्यादा इजी और आसान नहीं होना चाहिए। कभी कभी आपको अपने पार्टनर को ये बोलना चाहिए कि आप बाद में उनके साथ बात करोगे या बाद में मिलोगे, क्योंकि अभी आप दूसरी चीजों के लिए बिजी हो। मतलब आपको थोड़ा सा खुद को प्राइवेट रखना चाहिए। हमेशा आपके पार्टनर के लिए आप तक पहुंचना इतना ज्यादा इजी नहीं होना चाहिए। जब आप स्कार्सिटी प्रिंसिपल जैसी चीज का अपने रिलेशन में यूज करते हो तो आपको सावधानी रखनी चाहिए और इसको बैलेंस में ही यूज करना चाहिए। आपको अपने पार्टनर को बहुत ही ज्यादा अवॉइड या इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज हद से ज्यादा अच्छी नहीं होती। स्कार्सिटी प्रिंसिपल का बहुत ज्यादा यूज करने से आपका पार्टनर परमानेंटली आपके साथ इमोशनली डिस्कनेक्ट हो सकता है, और ये मिस्टेक करते हुए मैंने रिलेशन में कई सारे लोगों को देखा है। टिप्स नंबर 4, द रिवर्स रिक्वेस्ट टेक्निक। रिवर्स रिक्वेस्ट टेक्निक के हिसाब से जब कभी आप किसी इंसान को ऑर्डर देते हो या अग्रेसिव टोन में कोई काम करने के लिए बोलते हो, तो हमेशा सामने वाला इंसान आपने जो बोला है उससे उल्टा ही काम करेगा या उसके मन में उल्टा काम करने की इच्छा पैदा होगी। इस टेक्निक का यूज करने के लिए आप पार्टनर के साथ क्या करते हो कि आप अपने पार्टनर से जो काम करवाना चाहते हो एग्जैक्टली उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन आप अपने पार्टनर को ऑर्डर देते हो एग्जैक्टली उससे उल्टा काम करने के लिए। यहाँ पर सिर्फ आपको बोलना नहीं है, आपका स्टेटमेंट थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए, लाइक आप एक उनको ऑर्डर दे रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप चाहते हो कि कल आपका पार्टनर आपको कॉल करे तो आपको उनको थोड़ा सा टोन ऊंचा करके ये बोलना चाहिए, एक तरह से चेतावनी देनी चाहिए कि कल मुझे बिल्कुल भी कॉल मत करना, क्योंकि मैं कल बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ और मैं बात नहीं करूंगा। ऐसा बोलने के बाद आपके पार्टनर के मन में आपके साथ बात करने की डिजायर बढ़ने लगती है। ऐसा हो सकता है इससे पहले कल उनको आपके साथ बात करनी है, इसके बारे में उसके दिमाग में कोई थॉट नहीं होगा, बट मना करने के बाद जरूर उनकी इच्छा आपके साथ बात करने की बढ़ जाती है। अब आपके मना करने के बाद कल कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने पार्टनर को कॉल करेंगे ही करेंगे, बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कॉल नहीं करेंगे। बट जो लोग कॉल नहीं करेंगे ना, उसके भी मन में अपने पार्टनर के साथ बात करने की डिजायर ऑलरेडी बढ़ चुकी होती है। बट ये काम क्यों कर सकता है? उन लोगों को मना करने के बाद लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल क्यों नहीं करते और क्यों अपने पार्टनर को कॉल करते हैं? देखो, कुछ लोग तो कंट्रोल करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी पकड़ अपने इमोशन के ऊपर ज्यादा है, लेकिन कुछ लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाएंगे? इसके पीछे लॉजिक क्या है? नंबर 1, आपने जो बोला आपका पार्टनर एग्जैक्ट उसका उल्टा इसलिए करेगा क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान नहीं चाहता कि किसी और का फैसला उसे अपने ऊपर थोपना पड़े। जो आपने उनको बोला है उसका एग्जैक्ट उल्टा काम करके उन्हें ऐसा फील होता है कि ये तो मेरी चॉइस है, मैं किसी के डिसीजन को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने मन की कर रहा हूँ। नंबर 2, इंसानों में ये नेचुरल टेंडेंसी होती है डिसएग्री करने के लिए, स्पेशली तब जब कोई उसे अग्रेशन में कहता है या जब कोई उसे ऑर्डर देता है। एंड नंबर 3, ऑर्डर देने से उन्हें खुद के लिए अनकंफर्ट फील होने लगता है और आपके ऑर्डर के एग्जैक्ट उल्टा काम करके वो अपने लिए कंफर्ट फील करने लगते हैं। अब बात करेंगे टिप्स नंबर 5, बैंडवैगन इफेक्ट के बारे में। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल घटना है जिसमें लोग किसी खास ट्रेंड को या किसी खास बिहेवियर को फॉलो करने लगते हैं। क्यों फॉलो करने लगते हैं? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी सोचे समझे बिना उसको फॉलो करने लगते हैं। इस घटना को कहते हैं बैंडवैगन इफेक्ट। एग्जाम्पल के लिए, आपने कई बार सोशल मीडिया पर देखा होगा कि न्यू नेशनल क्रश। इसका मतलब ये कि कुछ लोग उसको पसंद जेन्युइनली करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसको इसलिए पसंद करने लगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको पसंद करने की बात कर रहे हैं। हर कॉलेज में एकाध ऐसी लड़की होती है जिसको सारे लड़के पसंद करते हैं, या कोई एक ऐसा लड़का होता है जिसे सारी लड़कियां पसंद करती है। ये सारे जो एग्जाम्पल है ये बैंडवैगन इफेक्ट के ही एग्जाम्पल है। बैंडवैगन इफेक्ट का आप अपने रिलेशनशिप में कैसे यूज कर सकते हो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ऐसा होने के पीछे कौन से रीजन जवाबदार है पहले इसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 रीजन है सोशल प्रूफ। लोग ऐसा मान लेते हैं कि जिस चीज को या जिस इंसान को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा सही होता है और सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, इसीलिए तो
बहुत सारे लोग उसे पसंद करते हैं। और सोशल प्रूफ का एग्जाम्पल आप हमेशा देखोगे कि कई बार आप देखोगे कि लोग गाड़ी खरीदने से पहले ये देखने की और समझने की कोशिश करते हैं कि आजकल मार्केट में कौन सी गाड़ी खरीद रहे हैं, मतलब लोग कौन सी गाड़ियां ज़्यादा खरीद रहे हैं या हमें कौन सी गाड़ियां कौन से मॉडल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इंसान को ये करना चाहिए कि अपनी नीड के हिसाब से उसे कार पसंद करनी चाहिए, लेकिन वो देखता ये कि सब क्या खरीद रहे हैं, मुझे भी वही चाहिए। बैंडवैगन इफेक्ट आप सिर्फ रिलेशनशिप और डेटिंग में नहीं बट सोशल मीडिया पर, पॉलिटिक्स में, बहुत सारी जगह पर देख सकते हो। अब आप इस बैंडवैगन इफेक्ट का रिलेशनशिप में कैसे यूज कर सकते हो। नंबर 1, शोकेस योर सोशल कनेक्शन। तो यहाँ पर आप अपनी स्टोरीज और फोटो में ये शो कर सकते हो जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो कि कैसे कैसे लोगों के साथ आपके कनेक्शन है। नंबर 2, मेंशन अदर्स इंटरेस्ट। ये चीजें भी आप शो कर सकते हो जब कोई आपकी तारीफ करता है या जब दूसरे लोग आप में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। नंबर 3, हाईलाइट शेयर्ड इंटरेस्ट। अगर आप किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा हो जैसे कि कोई टेनिस खेलने वाले लोगों का ग्रुप, कि आप एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ जुड़े जिन सारे लोगों का इंटरेस्ट एक चीज में है, जिसे आप अपने पार्टनर को ये शो कर सकते हो कि आप एक बहुत बड़े ग्रुप का भी हिस्सा हो। नंबर 4, क्रिएट सेंस ऑफ एक्सक्लूसिविटी। आप अपने पार्टनर को ये भी फील करवाए कि आप किसी खास और प्राइवेट ग्रुप का हिस्सा हो। नंबर 5, शोकेस योर पैशन। दूसरे लोगों के लिए आपके अंदर कितना पैशन और इंटरेस्ट है ये अपने पार्टनर को शो करिए ताकि आपका पार्टनर समझ पाए कि आप कितनी डायनामिक और इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हो। नंबर 6, कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ अस्योर्ड। आप जो अपने पार्टनर को ये शो करे हो कि बहुत सारे लोग आपको पसंद करते, आप बहुत सारे लोगों के ग्रुप का हिस्सा हो, तो यही चीज आपकी बातों में और बॉडी लैंग्वेज में भी दिखनी चाहिए। आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बात करते हैं टिप्स नंबर 6 के बारे में, द हेलो इफेक्ट। मेरे हिसाब से रिलेशनशिप में हेलो इफेक्ट सबसे ज्यादा खतरनाक इफेक्ट है। हेलो इफेक्ट क्या होती है और ये कैसे काम करती है, ये जानने से पहले मैं अपने एक रियल लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बात है 2018 की। मेरा एक फ्रेंड है वरुण की उस टाइम पर एक लड़की फ्रेंड हुआ करती थी, अभी नहीं है, पहले थी। एक बार वरुण के थ्रू मैं उसकी दोस्त उस लड़की को एक बार मिला और उसको मिलने के बाद वरुण मेरे मुंह पर उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा था कि वो लड़की कितनी ज़्यादा स्मार्ट है और कितनी अच्छी इंसान है। लेकिन रियल में उस लड़की को मिलने के बाद मेरी गट्स फीलिंग उस लड़की के बारे में ऐसा मुझे महसूस करवा रही थी कि जो ये लड़की है ना, अपने आप को जितना दिखा रही है ना और अपने आप को जैसा दिखा रही है, ये लड़की रियल में उससे एकदम ऑपोजिट नेचर की है। तो मैंने एक अच्छे दोस्त होने के नाते वरुण को बताया कि भाई ये लड़की मुझे लगता है कि एक नंबर की गलत इंसान है। और इस बात पे मेरा दोस्त ऑलमोस्ट मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया। जस्ट ये उसको एक्सेप्ट नहीं था कि उसको जो लगता है कि वो लड़की कितनी सही इंसान है, मैं उसके अगेंस्ट बोल रहा हूँ, तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि तू जो बोल रहा है वो एकदम बकवास बात है। और मेरे उस दोस्त को वो लड़की इतनी जेन्युइन लगती थी कि वो उसको सिस्टर बोलने लगा था। मैंने अपने दोस्त को तो चैलेंज कर दिया कि भाई मैं तुझे ना प्रूव करके बताऊंगा कि ये लड़की सही नहीं है। मेरी गट्स फीलिंग के कारण मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि मैं ये करके ही दिखाऊंगा। पहले तो मेरा इंटेंशन ये था कि यार मुझे अपने दोस्त को बचाना है, और फिर मेरे दोस्त की आर्गुमेंट के कारण फिर मेरे लिए ये भी एक मिशन बन गया कि अब उस लड़की को मुझे पूरी तरह से एक्सपोज करनी है। मुझे 1 महीना लगा, मैं पूरा हाथ धोकर उस लड़की के बारे में पीछे पड़ गया था। उसके बारे में बहुत तरह की मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली, बहुत सारे प्रूफ भी निकाले, और फिर मैंने अपने दोस्त को वो सब बताया। अब मेरे दोस्त के अकॉर्डिंग तो उस लड़की को प्यार या रिलेशन में तो कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने अपने दोस्त को सबसे पहले तो यही दिखाया कि उसके 5 एक्स बॉयफ्रेंड है और उनके प्रूफ भी दिखाए। उस लड़की के लिए अफेयर तो बहुत छोटी सी चीज थी, वो तो बहुत बड़े बड़े कांड करने वाली थी। सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, बहुत सारे लोग उस लड़की को समझ ही नहीं पाते थे हेलो इफेक्ट के कारण। ये लड़की हेलो इफेक्ट का इतना ज्यादा फायदा उठाती थी। वो लड़की अपनी पर्सनालिटी से, अपनी कम्युनिकेशन से और वे ऑफ प्रेजेंस से अपने आप को ऐसा दिखाती कि ज्यादातर लोग उसे समझने में गलती कर ही देते हैं। मेरा दोस्त सिर्फ उसकी पर्सनालिटी और उसके कॉन्फिडेंस को देखकर ये बिलीव करने लगा कि ये लड़की बोल रही है कि मैं बहुत ज्यादा धार्मिक है, तो मेरे दोस्त ने मान लिया, क्योंकि मेरे दोस्त को लगता है कि इसकी ये क्वालिटी इतनी जबरदस्त है तो इस लड़की की सारी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी क्योंकि ये बोल रही है। एंड मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है, जब हमें किसी इंसान की एक क्वालिटी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और उस इंसान की वो क्वालिटी रियल में होती है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये इंसान ही बहुत बढ़िया है, इस इंसान की सारी क्वालिटी, मैक्सिमम क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, इससे बेहतर इंसान हो ही नहीं सकता। बट आप हेलो इफेक्ट का रिलेशनशिप में कैसे यूज कर सकते हो? नंबर 1,
कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी। कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी से भरपूर रहिए। जब आप खुद के लिए अच्छा फील कर रहे होते तो आपका पार्टनर आपको अधिक पसंद करने लगता है। अपनी उपलब्धियां, अपनी स्किल और अपना पैशन अपने पार्टनर को शो करिए। ऐसा करने से पार्टनर के ऊपर एक पॉजिटिव प्रभाव जाता है और आपका पार्टनर आपको ज्यादा पसंद करने लगता है। नंबर 3, टेक केयर ऑफ योर अपीयरेंस। अपने आप को वेल ग्रूम रखिए, अच्छे कपड़े पहनिए और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करिए। फिजिकल अट्रैक्शन भी हेलो इफेक्ट को क्रिएट कर सकता है। नंबर 4, सरप्राइज एंड डिलाइट। कभी कभी अपने पार्टनर को अपने बिहेवियर से और अपने एक्सपीरियंस से सरप्राइज करिए। ऐसा करने से आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिव बॉन्ड क्रिएट हो सकता है। टिप्स नंबर 7, फियर ऑफ लॉस्ट। किसी भी मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज किए बिना आपके पार्टनर के अंदर आप खोने का डर पैदा कर सकते हो, बहुत ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ऐसा लग सकता है कि जिस इंसान को मेरे होने ना होने से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, उस इंसान के अंदर मुझे खोने का डर कैसे पैदा हो सकता है। तो सुनिए, इसके बारे में लॉस एवर्जन इफेक्ट क्या कह रहा है कि कुछ खोने का डर कुछ पाने की लालच से ज्यादा पावरफुल होता है। एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर किसी इंसान को 1 लाख कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 1 लाख कमाने में उसे उतना ज्यादा मोटिवेशन फील नहीं होगा। लेकिन अगर उस इंसान का 1 लाख का नुकसान हो जाता है तो 1 लाख रिकवर करने के लिए उसको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, वो एफर्ट करेगा, क्योंकि लॉस रिकवर करने का मोटिवेशन मिलता है लेकिन कुछ नया क्रिएट करने का उतना मोटिवेशन नहीं मिलता। मतलब लोग उन चीजों को अधिक इंपॉर्टेंस देते हैं जो ऑलरेडी उसके कंट्रोल में है। वो कभी भी नहीं चाहते कि आप उनके कंट्रोल से बाहर चले जाओ और उनको भूल जाओ। यहाँ पर मैं 7 आपको बहुत ही खास टिप्स बताने वाला हूँ और मैं जरूर चाहूंगा कि आप उन्हें एक पेन और पेपर लेकर नोट कर लीजिए। नंबर 1, शो योर इंडिपेंडेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने पार्टनर को अपने बिहेवियर से ये शो करिए कि आप उनके बिना भी खुश रह सकते हो। खुश रहने के लिए आप आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड नहीं हो। सिर्फ इतना करने से आपका पार्टनर कभी भी आपको ग्रांटेड नहीं ले सकता, ऊपर से उन्हें आपकी वैल्यू ज्यादा होगी। नंबर 2, टेक ब्रेक्स। रिलेशनशिप में अगर सब कुछ एक जैसा चलने लगता है तो एक टाइम के बाद वो रिलेशन बोरिंग बन जाता है। तो कभी कभी आपको रिलेशनशिप में से 1 दिन की या 2 दिन की ब्रेक लेनी चाहिए। कभी भी बात करने का या मिलने का रूटीन मत बनाओ। कभी कभी पार्टनर के साथ बात ना करो ताकि उसको टाइम मिले आपके बारे में सोचने को और आपको मिस करने को। नंबर 3, परस्यू इंटरेस्ट। रिलेशनशिप को ही अपनी दुनिया मत बना लीजिए। अपनी लाइफ के लिए, अपनी हॉबीज के लिए और अपने पैशन के लिए भी टाइम निकालिए ताकि आपका पार्टनर आपके अंदर एक डायनामिक पर्सनालिटी को देख सके। नंबर 4, क्रिएट हेल्दी डिस्टेंस। जैसे रिलेशनशिप में कभी कभी आपको ब्रेक लेना चाहिए, उसी तरह से आपके रिलेशन में एक हेल्दी डिस्टेंस भी होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, आप लंच करने के बाद 6 घंटे लेते हो और उसके बाद डिनर करते हो। क्यों? ताकि आपके अंदर भूख पैदा हो सके। इसलिए आपको अपने पार्टनर के साथ कभी भी दिन रात बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लगातार ऐसा करते हो तो आपके पार्टनर के अंदर हो सकता है कि एक टाइम के बाद आपके प्यार की भूख क्रिएट ही ना हो पाए। और हाँ, आपको अपने पार्टनर को लगातार और बहुत ज्यादा इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा भी करोगे तो एक टाइम के बाद आपका पार्टनर आपके साथ इमोशनली डिस्कनेक्ट हो सकता है। नंबर 5, क्रिएट सेंस ऑफ जेलसी। आपको अपने ऑपोजिट जेंडर के साथ दोस्ती रखनी चाहिए और कभी कभी अपने ऑपोजिट जेंडर के दोस्तों के साथ आपको टाइम भी स्पेंड करना चाहिए ताकि आपका पार्टनर थोड़ा सा आपको लेकर जेलस फील करे और आपके पार्टनर के अंदर आपको खोने का डर बहुत अच्छी तरह से क्रिएट हो सके। लेकिन इसे थोड़ा सा सोच समझकर यूज करिएगा, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपके किसी और के साथ अफेयर है। ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। नंबर 6, सेल्फ इंप्रूवमेंट। सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। आपके पार्टनर को ये दिखना चाहिए कि आप एक ग्रोइंग माइंडसेट के इंसान हो। एंड नंबर 7, बी अनप्रिडिक्टेबल। कभी भी आपको ऐसा नहीं बन जाना कि आपका पार्टनर बहुत इजीली आपको प्रिडिक्ट कर पाए। थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल बनो। कभी कभी अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से पार्टनर को सरप्राइज कर दो ताकि उनको शौक लगे कि भाई तुम ऐसा भी रिएक्ट कर सकते हो। टिप्स नंबर 8, द फ्रेमिंग इफेक्ट। फ्रेमिंग इफेक्ट का यूज करके आप किसी भी इंसान का डिसीजन बदलवा सकते हो। फ्रेमिंग इफेक्ट का मतलब है कि आप किसी बात को किसी खास रूप में फ्रेम करते हो और उस फ्रेम करने के बाद किस तरह से उसे प्रेजेंट करते हो। आपके प्रेजेंट करने के तरीके के ऊपर डिसीजन है कि सामने वाले इंसान का अब डिसीजन कैसा होगा। एग्जाम्पल के लिए, आपको एक फोन खरीदना है और आपने उस फोन के बारे में सब रिसर्च करके रखा है कि भाई इस फोन में ना बैटरी मतलब बहुत अच्छी है, 2 दिन तक चलती है, बट ये फोन ना
कंपेरेटिवली देखें तो थोड़ा सा महंगा है, आपको सब पता है। बट आप किसी दुकान में उस फ़ोन को खरीदने जाते हो, वो जो सेल पर्सन होता है वो आपको बताता है कि देखिए ये फ़ोन ठीक है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है, इसके कंपैरिजन में आप दूसरा फ़ोन खरीद लीजिए। अब आपको पता है, ठीक है, आपको पता है ये महंगा है, फिर भी आपको पसंद है, लेकिन वो सेल पर्सन क्या कर रहा है, अपनी बात को थोड़ा सा नेगेटिव वे में प्रेजेंट कर रहा है, उस फ़ोन के बारे में नेगेटिव प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आपको पता होने के बाद भी आपका डिसीजन बदल सकता है। अब आप फ्रेमिंग इफेक्ट का अपने रिलेशनशिप में यूज़ कैसे कर सकते हो? फ्रेमिंग इफेक्ट का रिलेशन में यूज़ करने के लिए आप अपने पार्टनर को इनडायरेक्ट वे में ये शो कर सकते हो कि आपके साथ रिलेशन में रहने से आपके पार्टनर का क्या फायदा है। इनडायरेक्ट वे में आप अपने पार्टनर को ये शो कर सकते हो कि आपके साथ रहने से कैसे उनका फ्यूचर ज्यादा बेहतर हो सकता है। आप अपने पार्टनर को ये भी शो कर सकते हो कि आपके पार्टनर ने आपको पसंद करके बहुत ही बेहतर रिलेशन बनाया है, आप दोनों की जोड़ी बहुत ही कमाल के और दूसरों से बेहतर है। आप अपने पार्टनर के दिमाग में अपने रिलेशन को इस तरह से पॉजिटिव वे में फ्रेम कर सकते हो ताकि आपके पार्टनर की नजरों में आपके साथ बने इस रिलेशन की वैल्यू हमेशा बनी रहे। अब बात करेंगे टिप्स नंबर 9 के बारे में, यानी कि सोशल आइडेंटिटी थियरी के बारे में। इस थियरी के हिसाब से लोग खुद को और दूसरों को बेहतर तरीके से समझने के लिए लोगों को अलग अलग ग्रुप में बांट कर देखते हैं। जैसे कि जेंडर से वो ग्रुप बना लेगा कि ये लड़कियों का ग्रुप है, ये लड़कों का ग्रुप है। एज से वो ग्रुप बना लेगा, ओल्ड लोगों का ग्रुप, यंग लोगों का ग्रुप। बट यहाँ पर वो अपने ग्रुप, वो जिस ग्रुप में होगा ना, उन ग्रुप को वो हमेशा बेहतर ही मानेगा। अगर वो ओल्ड एज के लोगों के ग्रुप में ना, तो उन्हें ये लगता है कि ओल्ड एज के जो लोग हैं ज़्यादा एक्सपीरियंस और ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हैं। हालांकि सही गलत की बात नहीं है, लेकिन उन्हें हमेशा अपना ग्रुप बेस्ट लगता है। बट साथ साथ में एक फैक्टर ये भी होता है कि हमेशा वो अपने ग्रुप के लोगों के साथ बहुत ही क्लोज होता है, या उनके साथ उनकी इमोशनल कनेक्शन भी बहुत ईजी बन सकते हैं। आज के टाइम पे भी ज़्यादातर लोग अपनी कास्ट में शादी करना ही सही मानते हैं, क्योंकि उन्हें अपना ग्रुप हमेशा बेस्ट लगता है। मैं कई लड़के और लड़कियों के साथ कंसल्ट करता हूँ, तो ज़्यादातर बार लड़कों की तरफ से ये कहा जाता है कि लड़के ज़्यादा हम्बल और अंडरस्टैंडिंग होता है। और जब मैं लड़कियों के साथ बात करता हूँ तो लड़कियों का अपने जेंडर के लिए भी यही सेम कहना होता है। लास्ट वीक में मेरे एक बांग्लादेश के बंदे के साथ बात हुई थी। अभी वो यूएस में रह रहा है, वैसे तो वो पिछले 10 साल से वहीं पर रह रहा है और वहाँ पर उनके 2-3 अफेयर भी बने थे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट उनका अफेयर बना है ना, वो वहाँ पर सीरियस हो गया। अब इसमें अजीब बात यह है कि जिस लड़की के लिए वो सीरियस हो गया ना, वो लड़की उसी की कंट्री की है, क्योंकि उस लड़की के साथ वो एक ग्रुप के होने वाली फीलिंग को फील कर सकता है। तो आप अपने रिलेशन को बेहतर करने के लिए ये सोशल आइडेंटिटी थियरी का यूज कैसे कर सकते हो? नंबर 1, आपको तू या मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तुम्हारा हमारा नहीं होना चाहिए। आपको ट्राई करनी चाहिए कि आप हम और हमारे जैसे शब्दों का प्रयोग करें। नंबर 2, आपको अपने पार्टनर को ये शो करने की या पार्टनर के सामने ये हाईलाइट करने की कोशिश करनी चाहिए कि आप दोनों के इंटरेस्ट कितने कॉमन है और आप दोनों की हॉबीज कितनी मिलती जुलती है। नंबर 3, आप दोनों कोई एक गोल डिसाइड कर सकते हो और आप दोनों किसी एक चीज में अपना पैशन डेवलप कर सकते हो। दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि आपने इस वीडियो को कंप्लीट और पूरा देखा। आपका एक टास्क तो यहाँ पर पूरा होता है, लेकिन आपका दूसरा टास्क यहाँ पर यह है कि आप अपने उन दोस्तों को इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए जो लोग प्यार के कारण परेशान होते, और उसके बाद आपका ये दूसरा टास्क भी पूरा होगा। थैंक यू सो मच।